अनुवाद संवाद में आप सभी का स्वागत है। निधीश जी, आपका बहुत स्वागत है अनुवाद संवाद के इस मंच पे। अ, बहुत धन्यवाद। जी, तो ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया का ये मंच है जिस पे बहुत सारे स्वतंत्र अनुवादक जुड़े हुए हैं और हम पिछले लगभग साल भर से अनुवाद संवाद की इस प्रक्रिया में अलग-अलग जो अनुवाद और विभिन्न क्षेत्रों में भाषा से अलग-अलग संदर्भों में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ बातचीत करते रहे हैं। आज हमारे साथ में निधीश त्यागी हैं जो बहुत बरसों से लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। अलग-अलग भाषाओं में आपने काम किया है। बीबीसी हिंदी से आप जुड़े रहे हैं। इसके अलावा आपने दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर गुजराती और हिंदी के एडिशंस को आपने लॉन्च किया है। इसके अलावा अंग्रेजी में पुणे मिरर के आप लॉन्चिंग एडिटर रहे हैं। नेटवर्क 18 में आपने 12 भाषाओं के पोर्टल्स को लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी भाषाओं में आप मीडिया में इतने सारे संस्थानों से, इतनी सारी जगह से सक्रिय रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं इनके साथ में और इसके साथ में जो आपका परसिपोलिस का ट्रांसलेशन है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है अपने आप में। ग्राफिक नॉवल है, इसका आपने अनुवाद किया। आप कहानीकार हैं, कवि हैं, आपकी कहानियों फ्लैश फिक्शन की किताब आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत कई सारे आयामों को अनुवाद के हमारे साथ खोलने वाली है और अ, हम इस बातचीत को आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। तो बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। शुक्रिया। जी। तो निधीश जी, जब मैं पिछले इतने समय से अनुवाद के बारे में अलग-अलग लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कि वो जो एक कहानी है ना हाथी की और अलग-अलग लोग उसको अलग-अलग जगह से देख रहे होते हैं और उन्हें अपनी-अपनी ढंग से अनुवाद का संसार समझ में हाथी समझ में आता है। ऐसे ही जब मैं अ, अनुवाद के काम को जब मैं देखती हूँ और मैं जब एक अनुवादक के तौर पे और एक संपादक के तौर पे और अलग-अलग नज़रिए से जब आप इसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम सभी का इस काम के साथ में जुड़ाव और इसके प्रति जो हमारी समझदारी है, उसके अपने-अपने आयाम हैं। आप क्योंकि इतने सारे भाषाओं में भी सक्रिय रहे हैं और एक संपादक के तौर पे भी इस काम से जुड़े रहे हैं और आप खुद एक अनुवादक की हैसियत से भी इस काम को देखते और करते रहे हैं। तो आपसे मैं समझना चाहूँगी कि आप इस काम के विस्तार को, इसकी सीमाओं को, इसकी संभावनाओं को किस तरह से देखते हैं? पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। और अनुवाद मुझे लगता है कि हम एक एक सतत प्रक्रिया है जो हम अपने साथ भी कर रहे होते हैं। बात तो यहाँ से शुरू होती है कि हम जिस दुनिया को देख समझ महसूस कर रहे होते हैं उसको हम उसका हमारा इंटरप्रिटेशन समझ कैसे हम बना रहे होते हैं, तो उसके लिए शायद एक अनुवाद हमेशा चल रहा होता है। और अनुवाद एक तरह का ब्रिज है दो भाषाओं के बीच या दो संस्कृतियों के बीच, दो संसारों के बीच। मतलब जैसे पाब्लो नेरुदा जो है कि लैटिन अमेरिका के किसी देश से आते हैं और उसको फिर हम अंग्रेजी में आते हैं, उसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो कई तरह से भाषाओं में होते हुए वो हम तक पहुंचते हैं। या जैसे मैंने पीछे विष्णु खरे की के अनुवाद कर पे कुछ लिखा था, तो जितने अच्छे महान मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं उसके बाद भी उनके अनुवाद कर्म जो था वो उतना उसमें वो वाली बात नहीं थी जो उनकी अपनी कविताओं में होती है। तो उन्होंने अ, कुछ पोलिश कवियों का अनुवाद किया था। और जब उन्हीं अनुवादों को किसी में अंग्रेजी में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत ज्यादा शिम्बूस का जैसे कवि का जो उन्होंने अनुवाद किया था। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत सारे ताने बाने के साथ एक प्रक्रिया है जो हम हम कई स्तरों पर दुभाषीय की भूमिका कर रहे होते हैं। अनुवाद मुझे लगता है कि एक अनुवाद का काम उठाना जो होता है वो एक किराए की कोख बनना भी होता है, क्योंकि आप एक किसी दूसरे का बच्चा जो है उसको अपनी कोख में पालते हैं, उसको कितने प्यार से पालते हैं, उसको कितने कैसे निपटाते हैं या पालते हैं, ये आप पे भी बहुत ज्यादा होता है। तीसरा ये कि दूसरी भाषाओं, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं कि ब्रिज जो है वो एक पुल है दो दो अलग अलग संसार
भाषाओं की संस्कृति के बीच का। तो इसलिए उसमें दोनों बातें हैं कि एक तो ये कि अ, एक हमारी एक मनुष्य की एक यूनिवर्सलिटी है जिसमें हम उन चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं कि जो चाहे चिली में कहा गया या कुछ वेनेजुएला से आया या स्पेन या फ्रेंच या रशियन उससे आया। दूसरा ये है कि हमारी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है जो डिस्टिंक्ट है। तो उसमें एक तरह का वो हमेशा एक नेविगेशन, एक नेगोशिएशन चल रहा होता है कि मिक्स एंड मैच करने का कि कैसे उस बात को हम आगे उन लोगों तक पहुंचा पाए। और उसमें फिर अनुवाद की जो हमारे अपना इतिहास है देश का। मैं जिस भारत में बड़ा हुआ उस समय सबसे ज्यादा अनुवाद जो है रूसी साहित्य क्या होता था। और तो हम सब लोग बचपन में हमने बहुत सारा इवान या व्लादिमीर या ओल्गा या ऐसे नामों के साथ हम शायद बड़े हुए, क्योंकि वो उनकी किताबें और बस बस भर के जो है छोटे छोटे गांव तक पहुंच जाते थे और वो किताबें बढ़ती थी और ज्यादातर वो अ, खराब अनुवाद थे। तो उसमें एक 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 उत्सुकता रहती है कि अच्छा ये दुनिया कैसी है जानने के लिए, और उसका एक तरह का वो है। पर मोटे तौर पर वो भी काफी सारा उसमें, क्योंकि उसमें उसकी जो पूरी विचारधाराएं थी या वो सारा कुछ उसमें एक तरह से सम्मिलित था। तो वो भी एक तरह से एक पेचीदा सी चीज थी। पर जब आप फिर एक और जो चीज मुझे लगी कि वो फिर एक राजभाषा का एक अनुवाद करना। तो वो जैसे राजपत्र का जो अनुवाद होता है, संविधान का जो मतलब इन चीजों का जो जहाँ पे एक तरह की, तो वो एक अजीब सी ऐंठ में और अजीब सा एक पांडित्यपूर्ण अनुवाद है जिसको जिसको समझने के लिए फिर से आपको एक अनुवाद चाहिए होगा। बिल्कुल। तो है ना, तो एक एक अजीब सा एक वो है, एक रशियन है जो कि अपनी शायद हमारी विचारों को या मन को कहीं जीतने समझने निकला था। और वो उसमें एक, और वो उनका उद्देश्य कुछ और था शायद। वो सिद्ध साहित्य साझा करना नहीं था, क्योंकि वो अपनी स्वायत्तता के साथ में आता है। ऐसे ही सरकारी जो अनुवाद है वो एक जो हिंदी अधिकारी लोग जो करते हैं, तो उनका एक अलग किस्म का आग्रह है जिसको तो उसमें ये भी एक तरह का नेविगेशन कि हम कितना अधिक एग्जैक्ट होने के चक्कर में या कितना अधिक हम उसको अपना काम पूरी तरह से करने के चक्कर में उस भाषा का क्या करते हैं। हम्म। अनुवाद मुझे और लगता है कि वो तीन उसमें एक परतें हैं। एक तो शब्द का अनुवाद है, एक उसके भाव का अनुवाद है, एक तीसरा जो उसके बोध का क्या होगा। तो अगर एक अच्छा अनुवाद मेरे ख्याल से वो है जिसमें हम उस बोध को एक लगभग जितने भी हो सके पारदर्शी तरीके से उस कथ्य में, उस अनुदित कर्म में उसको हम और उस जिस भाषा में हम उसको लेकर जा रहे हैं उसमें उसकी सहजता, उसकी तरलता के साथ उसको वहां तक ले जाती बिल्कुल। बिल्कुल, आपने रूसी अनुवाद का भी ज़िक्र किया कि, और मेरे ख़्याल से जो भी लोग इस पीढ़ी में थोड़ा बहुत पढ़ने में रुचि रखते हुए बड़े हुए हैं, उन्होंने ज़रूर रूसी साहित्य है। के साथ में उनको एक्सपोज़र वहीं से शुरू होता है, आपका एक तरह की साहित्य का दुनिया का, जो आज की तारीख में शायद और दूसरी भाषाओं का भी उपलब्ध है। और आज की तारीख में शायद बहुत सारा जो कम से कम हमारे बच्चे हैं वो बहुत सारा सीधे अंग्रेजी से पढ़ते हुए भी बड़े हो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारा रूसी किताबों को पढ़ा। और जब आप किसी अनुवाद को पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ आप उस भाषा को या उस कहानी को नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप एक पूरे डिफरेंट कल्चर को से भी आपका परिचय हो रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी संस्कृति में शायद कहीं है ही नहीं, लेकिन आप को एक आपके लिए एक नया संसार अनुवाद की भाषा खोल रही होती है। और हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो हमारे पास में खुद अपना ही एक इतना बड़ा लैंडस्केप है फैला हुआ, और उसी के साथ इतने ही कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे अपने ही देश में, हमारे अपने ही भौगोलिक क्षेत्र में हमारे पास में है। और आपके साथ में मुझे ये बातचीत करते हुए खासतौर से ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि आपने 12 भाषाओं के पोर्टल्स को एक साथ लॉन्च किया नेटवर्क 18 में रहते हुए।
अ, मुझे मालूम नहीं कि एक व्यक्ति जब इतने सारे लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली काम करता है, तो वो खुद उस वक़्त कितनी भाषाओं को जान रहा होता है और कैसे आप ये भाषा का कर्म करते हुए अ, इतने सारे भाषाओं को एक साथ मैनेज करते हैं और उसमें किस तरह से ये जो भाषाओं के बीच की जो अंतरक्रिया है, एक भाषा से दूसरी भाषा के संसार को जानना है और वो एक मीडिया पर्सन की जगह से जहाँ पे आपको इन तमाम सांस्कृतिक और भाषिक संदर्भों को एक साथ लेना होता है। तो थोड़ा इस अनुभव के बारे में और ये कैसे थोड़े से अनुवाद के निहितार्थों को हमारे लिए और खोलता है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, मैं तो मतलब मेरी 2 भाषाएँ, एक हिंदी जहाँ से मैं आता हूँ और एक अंग्रेज़ी जो जो मैंने थोड़ी बहुत सीखी रास्ते में, और तीसरी थोड़ी-सी गुजराती सीखी, पढ़ने लायक, और उसको एक एक तरह के न्यूज़ रूम के मैनेजर की तरह उसको वहाँ पे लागू करने के लिए उतना ही किया। पर उसके बाद एक शायद मास मीडिया एक अलग जगह है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुरुचिपूर्ण, बहुत साहित्यिक, बहुत संवेदनशीलता तो चाहिए, पर एक तरह की समझ जो है वो ये है कि आपका जो ऑडियंस है वो कौन है। और वो आप देखते हैं कि वो केरल में कुछ और है, बंगाल में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है। तो एक तो ये कि शायद मैंने 6-7 राज्यों में खुद जा जाके काम किया, तो मैं उन संस्कृतियों से उसमें कुछ लिखे पढ़े जाने और उनकी कुछ सांस्कृतिक संवेदनाओं से शायद मैं परिचित था। मैंने शायद गुजरात में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, पंजाब में काम किया, और यूपी में करता हूँ। ऐसे तो यूपी तो हिंदी हिंदी पट्टी तो एक चीज हो गई। हुँ, हुँ। तो उसमें ये है कि एक तरह का आप शायद एक हब एंड स्पोक जैसे एक होता है, जैसे साइकिल का पहिया होता है, बीच में एक होता है जिसमें सारे स्पोक निकले होते हैं। तो वो उस तरह से एक तरह की प्रोसेसिंग थी, और वो लार्जली जिसको मैं मेरे लिए आसान होता है ये समझना कि वो एक नव साक्षर समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जो कि मोबाइल पे आते जाते उसको आसानी से समझ ले, बात को कर ले, और उसमें उन चीज़ों को समाहित भी करना चले, और साथ साथ उसको उसकी जो ज़रूरत है उसको हम पूरी कर सके। और उसमें वो एक तरह का कोलेबरेटिव एक्ट है जिसमें बहुत सारा भरोसा, यकीन है। जैसे कि 12 भाषाओं के साथ में अगर आप इसके ऊपर बैठे हुए, तो आप एक हाथी के ऊपर बैठे हुए, वो मर्जी हाथी की कि वो कहाँ लेके जाएगा, कैसे चलेगा। ये हमेशा खतरा है कि वो आपको उठा के नीचे भी फेंक सकता है। आपको लगता है कि आप उस हाथी को चला रहे हैं, पर वो एक्चुअली नहीं ऐसा हो, क्योंकि वो तो उसके लिए फिर आप शायद फैक्टर इन करते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, उसका क्वालिटी का एस्पेक्ट कैसे होगा। नेत्रपति से पहले भी भास्कर में मैं 5 एक भाषाओं का डिजिटल हेड था, तो वहाँ भी ये एक तरह की प्रोसेस थी। अ, दूसरी बात ये थी कि मुझे कोई मतलब मैं एक प्रोजेक्ट का व्यक्ति था कि मैं जहाँ जहाँ जाके एक नई जगह जाके वहाँ के लोगों को समझने से लेकर उनकी सेंसिटिविटीज को समझना। जो भोपाल की सेंसिटिविटी थी वो चंडीगढ़ की नहीं थी, और फिर पूना कुछ और ही जगह थी जो नागपुर नहीं था। तो वो डिस्टिंक्ट चीज़ों को देखना और साथ में उसको फिर अपने उस टेम्पलेट को उस तरह से उसको बदलते रहना, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा था। पर भाषा को फिर उसमें फिर ये समझ पाना कि अच्छा इसमें दिलचस्प क्या हो रहा है। उन भाषाओं में अगर कुछ दिलचस्प हो रहा है तो उसका इस्तेमाल बाकी जगह भी लोग कर सकें। बीबीसी में जैसे कि 23-24 भाषाएं थी, और उसमें हमारा हमारा भी योगदान होता था, और वो एक खिड़कियां खोलने की तरह भी है कि मैं 12 भाषाओं में अपनी खिड़कियां खोल के बैठता हूँ। यहाँ से कुछ चीजें खिड़की से बाहर जाती हैं, और उस खिड़कियों से चीजें अंदर भी आती हैं। यही बीबीसी में था, क्योंकि अब वहाँ पे 22-23 भाषाएं थी, और कुछ बहुत बड़ी भाषाएं थी, कुछ बड़ी भाषाएं नहीं थी, पर खबरें और बातें कहने के लिए सबके पास कहानियां थी। और वो कहानियां अगर आप जब साझा करने निकलते तो आप उसका एक मैकेनिज्म बना लेते हैं कि अच्छा वो पहले फिर अंग्रेजी में आएंगी, फिर उसको आप पढ़ेंगे, फिर उसको कुछ सवालों में आप बात कर सकते हैं। मसलन हिंदी और उर्दू का ही देखिए कि कितना मतलब कितनी चीजें उर्दू में लिखी जाती है, पर उसको हिंदी में लाने के लिए आपको शायद उसी मेहनत से गुजरना पड़ता है जो कि किसी और भाषा के लिए। पर अगर आप उसको बोल रहे होंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, लगभग आप उसको वैसा वैसा टाइप करके लिख सकते हैं देवनागरी में। तो
इसमें भी ये था कि क्योंकि बीबीसी में जब मैं था तो वहाँ पे एक जो भी कुछ पाकिस्तान में होता था उसको लेकर हमेशा दिलचस्पी थी भारत में, और भारत में जो होता था उनको बहुत दिलचस्पी थी। तो वो भी एक तरह की खिड़कियां थी, तो खिड़कियां पड़ोस में भी खुल रही थी, खिड़कियां बहुत दूर वाले देशों में भी खुलती है अनुवाद। जी। ये भी है, और एक जो बात मुझे लगती है कि मीडिया में खास तौर से, चाहे आप एक भी भाषा में काम कर रहे हैं, तब भी आप हमेशा एक भाषा में रहते नहीं हैं। जैसे मैं याद करती हूँ कि मैंने जब अखबार में काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले इस बात को देखा गया कि हम अनुवाद करने की क्षमता हमारे पास में है या नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा खबर सिर्फ अपनी भाषा में नहीं मिलेगी, या आप जो और भी चीज़ें आप अपने अखबार के या किसी भी माध्यम से कहना चाहते हैं, वो आपको अपनी ही भाषा में हमेशा तैयार रेडीमेड मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपके यहाँ पे भी जो घटनाएँ हो रही होती हैं, तो कई बार आपको उसके अ, अन्य भाषाओं में, अन्य माध्यमों में उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, आपको उसको जानने की ज़रूरत होती है। मैं आपके साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने प्रिंट में भी काम किया, और आपने आई जो रहा थिंक है, आई लॉस्ट यू। या अभी सुन पा रहे हैं? हुँ। बिल्कुल। तो हाँ, तो मुझे, और जैसे हम लोगों ने पिछले 20-25 सालों में या 30 सालों में ये बैक। में थोड़ा खेल कर रहा है। तो अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हुँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इसके साथ में भी, हर एक बार माध्यम के बदलने के साथ में भी भाषा के साथ में बहुत सारा खेल हुआ है, भाषा भी बदली है इसके साथ-साथ। हर एक अखबार की तो अपनी तरह की भाषा और शैली है ही, लेकिन इस समय के साथ में भी उसपे बहुत फ़र्क पड़ा है। आपने इतने माध्यमों को करीब से देखा जाना है। आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये एक अनुवाद के कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भाषा के स्तर पे भी अंतर्क्रिया करनी होती है। आपको जो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, उसके लिए वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आप अ, एक कल्चरल एक्सचेंज से भी आप जुड़े हुए होते हैं लगातार। तो ये जो मीडियम्स का चेंज होना है, ये किस तरह से भाषा को प्रभावित करता रहा है? और न अ, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूँगी। मीडियम से तो शायद थोड़ा-सा हमको इस तरह से एक एग्नोस्टिक रहना चाहिए, जैसे कि वो सिर्फ़ हमारे तक पहुँचने का एक साधन है। और उसमें भी ये देख पाना कि जो खासतौर पे जो मास मीडिया है, उसकी बहुत सारी सीमाएँ हैं, उस बहुत सीमाओं में वो काम करता है। वहाँ पे दरअसल देखा जाए तो वो एक तरह का देखते-देखते हमारी हमारी जो शब्दावलियाँ है, शब्द हमारे पास जो है वो बहुत कम होने लगे हैं। उनको लेकर एक तरह का जो अ, शुद्धता या उसकी एक हुनर का जो एक आग्रह था, वो लगभग खत्म हो गया है। ये क्योंकि मेरे एक मित्र है मधुकर उपाध्याय, जो उनका ये कहना था कि पहले जो थे वो एक-एक शहर में एक-एक अखबार एक बरगद की तरह खड़े होते थे, और वहाँ पे लेखक वगैरह काम करते थे। मैं जिस अखबार से शुरू मैंने किया, देशबंधु अखबार, जो कि मायरा सूजन जी का अखबार था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बरगद था उन दिनों। फिर जो है बाकी जो अखबार आए, और नई दुनिया था उस समय, या जयपुर में पत्रिका था, ये सारे ऐसे अखबार थे, या दूसरी भाषाओं में बाकी ऐसे फिर वो एक तरह का जो एक उसमें एक मैकडोनल्डाइजेशन जो हुआ अखबारों का, तो उसमें काफी सारा उसको वो बरगद फिर थोड़े से मतलब धीरे धीरे जो है वो उनको शरण होता चला गया, या वो लिटरली फैलने लगे। वो वर्टिकली खड़े थे, पर अब वो ऐसे फैलने लगे। उन्होंने हर शहर, हर गांव, खेड़े का एक एक पेज निकालने शुरू किए। फिर तो उसमें क्या हुआ कि एक मतलब क्वांटिटी काफी सारी बढ़ गई, अखबार बहुत सस्ते भी हुए इस दौरान। और ये एक 92 के, के पहले की हम रूसी किताबों के बारे में बात करें, तो 92 के बाद का जो मार्केट जब खुलता है, तो सारे अखबार एकदम, मीडिया एकदम तेजी से बढ़ रहा होता है, बड़ी सी टाइड आती है। तो उसमें वो एक तरह का और फिर भारत में साक्षरता
भी अपने आप में एक असर दिखाने लगी, तो लोगों को थोड़ा सा पहले पहले से ज्यादा लोग पढ़ने लगे। पर शुरू में जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक कॉमिक से शुरू करते हैं, फिर टेक्स्ट में पढ़ने आते हैं, हमेशा वो विजुअल से टेक्स्ट की तरफ होता है। तो अखबार भी बहुत तेजी से विजुअल रंगीन पिक्चर्स होने लगे, तो वो सब भी हुआ। तो हमको वो पूरा उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि सोसाइटी कैसे बदलती चली गई। अब हम देखते हैं कि सब कुछ मोबाइल पर ही हो रहा है। तो हम मोबाइल पे कहने के लिए किस चीज को आप क्या वैसे कहेंगे जैसे कि एक 1200 या 2000 शब्दों के लेख में अखबार में कहते थे। दूसरा, जो मोबाइल पे जो कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है उसका थोड़ी क्राइसिस अटेंशन की है, कि अखबार लोग आधे घंटे बैठ के पढ़ते थे, या उनका वो टाइम देखते देखते घटता चला गया मोबाइल पे। जैसे कि एक बहुत छोटा सा फैक्ट है कि हिंदुस्तान में करीब 66 करोड़ या ऐसा कुछ नंबर है जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, वो 2.5 घंटे रोज उस पर खर्च करते हैं। 2.5 घंटे रोज का मतलब होता है साल में 3 महीने लगातार 24 घंटे। तो वो उस पूरे ध्यान, अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी, आजकल नया जो कम्युनिकेशन के लोग कहते हैं। तो उसमें आप उस ध्यान को कैसे खींच के रखें अपने पास, उस ध्यान पे कब्जा करने की बड़ी होड़ है, उसको उसको एक तरह से सनसनी करके या वो कर। तो भाषा उसमें फिट होती चली जा रही, साथ साथ में कि भाषा का एक, क्योंकि वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो देख रही है, वो ये नहीं देख रही कि मैं अपने विचार से, अपनी बात से कैसे उसमें एक तरह का एक इवोल्यूशनरी स्पीक करूँ कि वो मुझ तक आए समझने के लिए, तो मैं उस तक जा रहा हूँ उसकी समझ के हिसाब से चीजों को करने के लिए। तो वो एक, जो एक नेगोशिएशन शायद हुआ है मीडिया और जर्नलिज्म के बीच में, जर्नलिज्म और उसके ऑडियंस के बीच में, उसमें भाषा देखा जाए तो एक तरह की कैजुअलिटी है, मतलब, और इसको हमको मानना चाहिए। और जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं तब तक हम शायद उसके लिए कुछ बहुत प्यार से कुछ ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उसको बचाने की भी जरूरत बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बड़ा दिलचस्प भी लगता है कि एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाषा एक तरह की कैजुअलिटी है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हमारा एक्सेस टू रिसोर्स अचानक से बढ़ गया है। जैसे मुझे याद आता है कि अ, मैं जब अखबार में काम करती थी तो अगर किसी भी एक शब्द पे आप फँस गए हैं, तो वो जो आपको लाइब्रेरी में डिक्शनरी है वही निकाल के लेके आनी होगी और तभी आप को कोई मदद मिल सकती है। लेकिन अब आपके पास में हर समय अपने डिवाइस पे इतने तरह के डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं, अ, और किसी चीज़ का आपको अगर रेफ़रेंस खोजना हो, तो रेफ़रेंस खोजने के लिए भी अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्क्रीन पे थोड़ा-सा क्लिक करेंगे और आपको बहुत सारा रिसोर्स रेडीमेड अवेलेबल है थोड़े से एक क्लिक की दूरी पे। लेकिन जब हम हमारी भाषाओं में इसके बावजूद इतने सारे रिसोर्स के अवेलेबिलिटी की, हालाँकि देखा जाए तो किताबों के रूप में, लाइब्रेरीज़ के रूप में रिसोर्सेज़ पहले भी अवेलेबल थे, तब भी हम उसको हमारी भाषाओं में लाने के लिए जितना एफ़र्ट होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पा रहे थे। और आज जब हम इंटरनेट के समय में हैं, तब भी ऐसा लगता है कि वो जो रिसोर्स और वो जो अवेलेबिलिटी है इतने सारे रिसोर्स की, उसको हम अपने लैंग्वेजेज़ में लाने के बारे में कितना कुछ कर पा रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है? क्या हम कर पा रहे हैं? क्या हम कर सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए? है। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि वो जितनी अधिक खिड़कियां खुल सके भारत के भीतर भी, मतलब मैं, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, एक बार मैं पूना में एक किताब मेले में गया, पुस्तक मेले में, और मैंने देखा कि वहाँ पे बकायदा एक पूरा स्टॉल है। एक एक फिल्म मेकर हुए, वो बहुत ही, मतलब द्विअर्थी संवादों के लिए काफी बदनाम थे, दादा कोंडके के नाम। और भयानक उसमें भीड़ थी, और लोग उसको लेकर, और उनके नाम पे पुरस्कार है साहित्य के वहां पे। तो वो जो मैंने बाकी भाषाओं में देखा कि एक भाषा को लेकर या उनके साहित्य को लेकर जितना एक उत्साह या एक तरह की आत्मीयता है, हिंदी में, हिंदी के उसके दूसरे शायद कई कारण है कि हिंदी की इस दशा का। पर और पहली बात जो मैंने शायद 8वीं कक्षा में जब मैं था, शायद ये बात होगी 83-84 शायद। तो मैंने जो हिंदी का जो पहला नॉवेल पढ़ा वो ययाति था, विष्णु सखाराम खांडेकर करके थी, उसको उस समय शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि अनुवाद की किताब है। तो मेरी पहला उपन्यास। तो मैंने बाद में फिर राग दरबारी या
अमिल्ला नगर की किताबें पढ़ी, क्योंकि मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और गर्मी की छुट्टियों में उनकी लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें हमारे घर में लाई जाती थी। तो हम लोग बोर्डिंग में पढ़ते थे, तो हम लोग तो छुट्टी में लौट के ये सब किताबें हाथ रखी रहती थी, तो आप पढ़ने लगते थे उठा के। और वो अ, मैं उस किताब से मैं बहुत दिन तक उसके बारे में सोचता रहा था, उस किताब को पढ़ के। अब मुझे बाद में लगता था कि मैंने शायद जल्दी पढ़ लिया था इस किताब। पर मैं बता रहा हूँ कि मेरी माँ और मेरी माँ की बहुत सारी सहेलियां उस समय बहुत सारा शरद को पढ़ती थी, जो कि हमें लगता था वो हिंदी के लेखक है। मतलब बचपन में कभी नहीं लगा कि ये किसी दूसरी भाषा या क्षेत्र से आने वाले लोग। तो वो अब ऐसा कौन सा बड़ा अनुवाद कर्म हम पिछले 5 7 10 साल में, अगर जाहिर तौर पे लोग कर ही रहे होंगे, पर वो उस तरह से रोशनी में कहाँ आता है, या हमें कहाँ से हम तक कैसे पहुंचता है और हमको कैसे छू पाता है, ये एक थोड़ा सा प्रश्न है। और इसको लेकर कोई बहुत उस तरह की शायद फिर नहीं हम लोग। अब उसमें जो एक ठहराव चाहिए अनुवाद, अच्छे अनुवाद को करने के लिए, उतना ठहराव हमारे जीवन में शायद उतना वैसा वैसा है नहीं। तो अब जो भी कुछ है वो बहुत ही एक अटेंशन सीकिंग है और इंस्टेंट है। और दूसरा ये है कि जो शायद जैसे कि कई जरूरी किताबें मैं देखता हूँ, जैसे कि हम ये देश जिस हालत से इस समय गुजर रहा है, इसी तरह की हालात से जब दूसरे कई देश गुजरे थे, हम भी गुजरे थे इमरजेंसी के समय। जैसे भारत गुजरा था, या पोलैंड जब गुजरा था रूसी कब्जे के दौरान, तो उस समय वहाँ का जो साहित्य लिखा जा रहा था, उस समय जो वहाँ के लोग जो बात कह रहे थे, हमारी हालत अब वैसी नहीं है कि हमको ये सब, वही सब हमको भी कहना चाहिए अगर हम सचमुच एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जिसमें तो किसी को सहमति नहीं हो सकती। पर अगर उस मुश्किल समय में मैं देखता हूँ ज्यादातर चीजें जो है वो अंग्रेजी में लिखी जाती है और अंग्रेजी में प्रकाशित भी होती हैं, वो उसको लेकर उतनी जिम्मेदारी, तत्परता, उत्सुकता, उत्साह जो है मैं हिंदी के प्रकाशन संसार में नहीं देख पाता हूँ। ये भी ठीक है कि वो एक जैसे हम गुजर रहे हैं, तो शायद वो भी किसी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि और कोई इसकी वजह नहीं हो सकती कि हम अ, मेरे दोस्त आकार पटेल की किताब है हिंदू राष्ट्र या प्राइस ऑफ मोदी ईयर्स, या PM कृष्णा की जो किताब है, उसको लेकर हम बहुत जो है लगभग खरामा खरामा चलते हैं, क्योंकि ये इस समय की जरूरत और अर्जेंसी दोनों को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि वो जो खिड़कियां खोलने और उस हवा के आने जाने का रास्ता जितना सहज होगा किसी भी भाषा के लिए, हम उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं उससे। हमारी भाषा भी बड़ी होती है। तो जब वो और वो वही हमको उन सारे सवालों तक, वही उन सारे मसलों तक लेके जाता है। जब हम जैसे कि एक बार मैं CBSE के किसी टीचर्स के उसमें शिक्षकों की, हिंदी शिक्षकों की वक्त कार्यशाला में गया, और वहां पर मैंने पूछा कि आपने अपने बच्चों को कभी मंटो पढ़ाते हैं या नजीर अकबर आबादी पढ़ाते हैं? तो नहीं, कहा नहीं, वो तो उर्दू के लेखक है, उसको पढ़ाए। अब ये बिल्कुल। मेरे लिए, हाँ, मुझे लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको दूर रखें इन चीजों से, कि जो कि हमारे ही जमीन के लोग हैं, हमारे हमारे साथ के लोग हैं और हमारे बीच में लिख के चले गए। तो पर उसमें हमने, तो ये कई तरह जो, मतलब मेरे ख्याल से हिंदी समाज भी अपने अपने अलग अलग तरह के छुआछूत का शिकार है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें भी, और उसमें वो छुआछूत भी बहुत सुविधाजनक है। वही जब कोई एक जेनरिक अनुवाद, एक जेनरिक किताब लिखता है, या बाहर की, या वो एक पाउलो कोएल्हो टाइप का कोई राइटर होगा जो कि ठीक है, चेतन भगत होंगे, तो उनका अनुवाद बहुत जल्दी तुरंत हो जाएगा। सॉरी, ये हमारी तो पर जो कोई गंभीर और इस समय के सवाल उठाने वाली चीजें हैं, और ये हम शायद इकट्ठे बैठ के शायद ये सवाल ये भी नहीं पूछ रहे कि इस समय के सवाल क्या है हमारे, जो बिल्कुल। उनसे भी हम बच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चुप्पी ज्यादा बड़ी साजिश है, बजाय
उन चीज़ों के जहाँ पे हम विषयांतर के लिए चीज़ें कह रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात भी है कि अम, हम जो एक किस्म के प्यूरिटनिज्म के भी शिकार हैं, खास तौर से मुझे लगता है कि हम जब अगर हिंदी की या भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, खास तौर से हिंदी की बात करते हैं, तो अ, एक तरफ जो आपका पूरा अकादमिक संसार है, जो भी डिस्कोर्सेस हैं, वो बहुत सारा अ, मतलब वो जो दो भारत की बात है, वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिखाई देगा कि एक तरफ सारा डिस्कोर्स अंग्रेजी में शिफ्ट कर गया है, और दूसरी तरफ जो हिंदी में लिखने पढ़ने वाला है, अ, इसमें भी मतलब हिंदी में लिखने पढ़ने वालों के भी बहुत सारे स्तर है कि एक वो जो हिंदी में साहित्य को लिख पढ़ रहा है, जो स्कूलों में और जो कॉलेजेस में पढ़ाने वाला तबका है, और फिर एक वो जो हिंदी का पाठक है। अब उस हिंदी के पाठक के तक क्या सामग्री पहुंच रही है जो हिंदी का, क्योंकि हिंदी का जो जिसे अच्छा साहित्य कहा जाता है, उसका पाठक का एक क्लास अलग है, लेकिन जो हिंदी का अखबार पढ़ने वाला और इंटरनेट पे हिंदी पढ़ने वाला जो क्लास है, वो अगेन वो अलग अलग है। और ये जो बहुत सारे भारत हैं, मुझे लगता है कि भाषा में काम करने वाले और नॉलेज के डोमेन में काम करने वाले लोगों के बीच में भी ये जो बहुत सारी खाइयाँ हैं, इन पे शायद हम हमारे समाज को और प्रकाशन के संसार को भी और अकादमिक जगत को भी और शायद मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी, इन सबको एक साथ लाने के बारे में जो काम करना चाहिए, क्योंकि आप अपने समय के प्रश्न को अगर उठाने की आप बात कर रहे हैं, तो आपके समय का प्रश्न, हमारे समय का प्रश्न, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अलग प्रश्न भी हो सकता है। और इस पिछले 2 साल में, खास तौर से कोविड के समय में, तो हमने अलग-अलग वेव में वो कैसे अलग-अलग क्लास को प्रभावित करता रहा है, हमने उसको बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। तो मुझे पता नहीं कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो इतना स्तरीकृत हमारा समाज है, जैसे आपने टीएम कृष्णा की किताब की बात की, आकार पटेल की किताब की बात की, लेकिन इसका रीडर, इसका ऑडियंस, अगर आप इसको हिंदी में लाने की बात करते हैं, तो आप इसका रीडर कहाँ ढूँढते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन व्यक्ति होगा जो इन किताबों का रीडर होगा? क्या ये सब लोगों तक जाएगी ये किताब? हाँ, क्यों नहीं जाएगी? मतलब मेरा तो ये कहना है कि भई ये जो इस समय के जो भी अ, कोई भी चीज़ जो सुरुचिपूर्ण होगी, जो एक सोच समझ के लिखी गई होगी, जिसमें काफ़ी सारा अनुसंधान किया गया है, लोग काफ़ी इन्वेस्टेड हों उसमें, और जो सवाल हमको हमको सिर्फ दिमागी स्तर पे नहीं, बल्कि हमारे हाड़ मास, हमारी इकोनॉमी, हमारे समाज के सभी वर्गों और जिस जिन हालातों से इस समय ये देश गुजर रहा है, उसके बारे में कोई सवाल करके ये लोग पढ़ें। और ऐसा भी बहुत होता है कि उस समय के आप लोगों को खारिज भी करते चलते हैं बहुत, मतलब वो समझते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। और इस तरह की जो चुप्पियां हैं, और इस तरह का जो एक जिसका दम उधर हम वाली जो एक नीति है, वो सिर्फ अभी की नहीं है, वो इमरजेंसी के समय भी थी, और उसमें उसमें काफी प्रबुद्ध लोग उसमें शामिल थे, ये भी सब तक जानते हैं। तो ये तो तब भी था, इंदिरा जी के टाइम पे भी था, और वो मोदी जी के टाइम भी है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इस समय ऐसा हो रहा है, ये तो और वो एक डेफिनिटली। प्रवृत्ति है, एक समाज के कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, और वो एक अ, खासा उनको, क्योंकि सबके स्टेक्स बहुत ज्यादा है शायद, अ, इसलिए वो सच जो है वो टलता जाता है, या उसको लेकर हम चुप रहते हैं। पर फिर भी मतलब मुझे लगता है कि ये बातें और मतलब मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो खासतौर पर युवा है, क्योंकि शायद 92 के बाद का जो हिंदुस्तान है, उसमें एक तरह की विचारधारात्मक जो है ग्रूमिंग शायद कम हो गई। उसके बाद एक तरह का बहुत कई सारे बदलाव हमारे बीच में हुए, हम बहुत ज्यादा बाजारवादी सब चीजें जो साथ साथ होती रही, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जिसका मैंने फायदा उठाया है, मतलब बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एडिटर। पर पर फैक्ट ये है कि उसके कारण एक तरह का हमारी बौद्धिकता का क्षरण हुआ है, और उसमें हम इन महीन बारीक गहरी चीजों की इज्जत थोड़ी सी हमारे बीच में ही कम हुई है। हम एक डिस्ट्रैक्शन वाले माइंड स्पेस में हैं, और एक सामूहिक तौर पे डिस्ट्रैक्शन वाले माइंड स्पेस में। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है,
उस बिल्कुल। डिस्ट्रक्शन वाले माइंड स्पेस में ये सोचना कि वो एक शोर और चीख पुकार के बाहर जाकर कुछ ऐसा शांत भाव से कुछ पढ़ना चाहेगा या लिखना चाहेगा या संवाद पढ़ना चाहेगा। हाँ, ऐसे लोगों की संख्या कम है। पर पर वो ऐसा नहीं कि वो संख्या नहीं, क्योंकि हिंदी अगर हम लोग डिजिटल उसमें जब सोचते हैं तो उसका जो इवेंचुअल प्रोजेक्शन ये है भारत को लेकर, करीब 11-12% जो है वो अंग्रेजी रहेगी, और 90, 85-90 के आसपास भारतीय भाषाएं रहेंगी। उसमें से आधी जो ऑडियंस है, और ये बहुत ही क्रूड एक तरह से देखना है कि पर आधा ऑडियंस हिंदी का है। अब वो हिंदी जिसको हम हिंदी कह रहे हैं, तो जैसे कि वो सीबीएसई के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो जुबानों को पढ़ाएंगे, उर्दू को नहीं पढ़ाएंगे, जुबानों को नहीं पढ़ाएंगे, उसको बोलेंगे ये गलत हिंदी है, वो चाहे जो मैथिल हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, ब्रज हो, हमारी छत्तीसगढ़ी हो, तो उसको हम गोंडी जो लोग हैं उनको तो हम कहीं, उनको भी तक हमने कहीं एक्नॉलेज भी नहीं किया कि तुम्हारी अपनी जुबान भाषा है, और उनके बिल्कुल, पास हमसे ज्यादा पुरानी कहानियां हैं, ज्यादा पुराना साहित्य है और लिखा हुआ साहित्य है, वो सब भी है। पर या बिल्कुल, हमने तमिल 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 जो साहित्य संगम संगम एक से जो आता है उसको कहाँ एक्नॉलेज किया ठीक से हिंदी में उस तरह से। तो ये बिल्कुल, हमारा हिंदी का एक अपना एक एंटाइटलमेंट जैसा कुछ है, जो जिसको शायद उदय प्रकाश कह रहे थे कि हिंदी में एक तरह की औपनिवेशिकता है उसकी, जो कि लगती है जब आप महसूस करते हैं उसको। जैसे बिल्कुल आप मैं उसको एक जैसे मैं एक बार त्रिवेंद्रम से मैं चेन्नई जा रहा था किसी भाषाओं के काम काम को देखता हुआ, तो उसकी जो जो परिचारिका थी जो विमान की, वो 2 भाषाओं में वो बता रही थी कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और बैग कैसे लगाए। ये दोनों भाषाएं न तो मलयालम थी, न तमिल थी, वो अंग्रेजी और हिंदी थी। हुँ, और उसकी हिंदी खराब थी। जैसे कि वो एक बहुत बढ़िया जो उदाहरण है कि अगर आप हवाई यात्राओं में, तो उसमें लगता है कि शौचालयों में धूम्र अनुसंधानक यंत्र लगे हुए हैं। तो जैसे लगता है कि पूरे पूरे कोई वैज्ञानिकों की टीम बैठी हुई है वहां पे, तो ये कह रही है कि धूम्र अनुसंधानक यंत्र लगे हुए हैं शौचालयों में। मतलब कितनी खौफनाक किस्म का अनुवाद है ये, और ये सरकार करवा रही है। और सरकार उन लोगों के लिए करवा रही है जो कि उसमें से ट्रैवल करने वाले हैं, और उसमें से जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ा लिखा ही हो और हर कोई उतना इस बात को समझता हो। बिल्कुल, तो ये तो कहा ही बिल्कुल, गया इसलिए है, जो कि पुरानी पांडित्य वाली बात है, कि तो कहा ही गया इसलिए कि कोई समझ ना पाए। बिल्कुल। और मतलब एक तरफ जो शुरू से हम बात कर रहे हैं और बात करते हुए रूसी अनुवादों का भी हम जिक्र करते हैं, और शरत चंद्र को या टैगोर को या आपने साखलकर की किताब का भी जिक्र किया, हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। और लेकिन इस समय में जब हम देखते हैं तो अ, वो जो एक मुहिम की तरह जो एक कोशिश होनी चाहिए कि आपके समय में लिखे जा रहा जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। तो उस तरह का एफ़र्ट हम देखते हैं कि ना तो सरकार के स्तर पे कोई बहुत गंभीर कोशिश होते हुए दिखाई देती है, ना हमारे पास जो तमाम बड़े प्रकाशन संस्थान हैं, उनके यहाँ से भी वो जो तुरंत मुनाफ़े जिनसे मिल सकते हैं, उस तरह की चीज़ों के अनुवाद होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन एक अपने मासेस को एजुकेट करने के लिए आपका जो देश भर का या दुनिया का भी बेहतरीन साहित्य है, उसको आप एक ज़्यादा एक्सेसिबल कॉस्ट में भी और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ में भी, सुरुचि की बात भी आपने की, उस सुरुचिपूर्ण ढंग से अफोर्डेबल प्राइस पे आप ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, उस तरह के प्रयासों के लिहाज से देखें तो काफ़ी निराशा की स्थिति दिखाई देती है। क्या आप इस तरह के ख़ास तौर से सरकारी स्तर पे किसी तरह के प्रयासों से या प्रकाशन संस्थानों के इस तरह के प्रयासों से, यदि आपका किसी तरह का कोई इंटरैक्शन रहा हो और उसके बारे में आप अनुवादकों के इस मंच पे अनुवाद की गुणवत्ता को लेके किए जाने वाले प्रयासों और अनुवाद के विस्तार को लेके किए जाने वाले प्रयासों के बारे में यदि कुछ जानकारी हो जो आप साझा करना चाहें या कुछ इनसाइट्स उसमें शेयर करना चाहें?
मुझे लगता है कि प्रकाशकों को मतलब उनको मतलब हमें छोड़ देना चाहिए, ये उनका जिम्मा था नहीं। बिल्कुल। उनका काम है कि जो चीज़ आए वो रोशनी में लेकर आए, और उनको अगर वो उनको उनको व्यावसायिक तौर पे वो जमता है तो ये भी एक हिंदी का बहुत बड़ा विमर्श है, खासतौर पर लेखकों अनुवादों का, कि प्रकाशक जो है वो बहुत, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी अपनी शायद मजबूरियां होंगी, या मतलब और बिल्कुल व्यवसाय है क्योंकि उनके लिए वो एक और वो एक बड़ा कंसिडरेशन है। मैं पूरे पूरी तरह से व्यवसाय नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये डिजिटल के आने के बाद से ये हुँ, बहुत मुश्किल नहीं है कि कोई बात अगर निकलती है तो वो अपनी जगह तक पहुंच सकती है, और उसको लेकर शायद हमें एक तरह का हम थोड़े से मतलब लचीले नहीं है, क्योंकि शायद एक जो भी जब भी जैसे हिंदी में ज्यादातर जो जब भी कोई हम एक लिखने बोलने पढ़ने बैठते हैं तो उसमें ऐसा बहुत कम है कि वो एक स्टूल पे खड़ा होकर भाषण जैसा कुछ लोगों को नहीं दे रहा है। वो एक बातचीत की तरह से कहने वाले करने वाले लोग हमेशा से कम थे, जैसे कि वो उर्दू में बहुत ज्यादा थे, और शायद मराठी में बहुत ज्यादा थे, जहाँ पे पूला देश पांडे जैसे लोग इतना फटाफट व्यंग लिख लेते थे, इतना बढ़िया, और उनको सभी लोग मानने वाले लोग भी थे, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो। जितना साहस हम देखते हैं कि दलित साहित्य में बाकी लोगों ने बाकी भाषाओं में दिखा गया, उतना हिंदी में मुझे नहीं लगता कि इतना सारा कुछ कहा गया। मतलब हालांकि मेरी जुबान पर इसको भी आला बनाया जा सकता है, पर मैं नहीं जानता कि भाव पद या नामदेव दशाल जैसा साहस दलित साहित्य में हुआ, जैसे कि जो मराठी में सबको दिखाई देता था, जहाँ मैं खुद दिन रहा और मैंने मुझे उनके पढ़ने जानने का मौका मिला। तो पर ये कि हम क्या अपनी खिड़कियां उन लोगों के लिए खोलते हैं जो लोग दूसरी भाषाओं में उसी संवेदन संसार के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम भी गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे अपनी एक जड़ होती हुई भाषा, संस्कृति और मानसिकता का भी एक तरह से एक निशान है कि ये ऐसा हो रहा है। और इसलिए ये मुझे लगता है कि बहुभाषी होना सबसे अच्छी चीज है, कि तभी आप देख पाते हैं कि दूसरी भाषाओं में का सौंदर्य कैसा है, और फिर आप अपनी भाषा में भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक ही भाषा में रहने का शायद एक समस्या ये है, और जो कि जिसके लिए मतलब वो सिर्फ समाज के शिक्षा सरकार को हम बोले सरकार इस समय के लिए ये देख पाना कि हम ये कहें कि हम इस समाज की समस्या की तरफ है या समाधान की तरफ, तो सरकार किस तरफ है, बुद्धिजीवी किस तरफ है, हुँ, जो अ, अदालतें किस तरफ है, मीडिया किस तरफ है, तो हम समस्या की तरफ हैं या समाधान की तरफ। तो ये हमेशा होता है जब भी जब इस तरह की एक संक्रमण से या एक संक्रांत से समाज गुजर रहा होता है, तो वो समाधान की तरफ खड़े हुए लोग हमेशा बहुत कम होते हैं। अगर आप देखेंगे कि गांधी जब आए होंगे तो उनके पास कितने संख्या रही होगी लोगों, और मेरे ख्याल से हिंदी के महानतम अखबारों में हरिजन की गिनती करनी चाहिए, जो कि एक अनुवाद के व्यक्ति ने शुरू किया। उसको तो हिंदी नहीं आती थी, उसने तो हिंदी आने के बाद सीखी बाद में। और मैंने गुजराती में बहुत ज्यादा उनको नहीं पढ़ा, क्योंकि जो कुछ पढ़ना था वो अंग्रेजी में पढ़ा। पर जो मेरे कई मित्र जो कहते थे कि वो अगर गांधी गांधी ना भी होते और जो कुछ उन्होंने लिखा गुजराती में, तो वो भी उनको सबसे बड़ा गुजराती लेखक के तौर पे उनको प्रतिष्ठित करता। तो क्योंकि वो उन्होंने अपनी खिड़कियां खुली रखी और वो उसमें हवा आती रही जाती रही, और वो हर तरह से हर किसी की बात भी करते रहे। तो वो अनेकांत भी तभी आएगा जब वो खिड़कियां खोलेंगे और उसको उस तरह से बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अनुवाद के प्रोजेक्ट्स हाँ बढ़ाने चाहिए, लोगों को करना चाहिए इस बारे में बहुत सारा काम। मैं कुछ कुछ काम अपने तय करता हूँ। मेरे तो उसमें, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हों, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने ही संसार, अपने ही लोगों को वंचित रख रहे हैं उन सारे विचारों से, उन सारी दृष्टियों से,
जो कि मनुष्य ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है और वो उसको देख रहा है उस तरह से। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो ये है कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग अपनी सदाशयता के साथ, अपने उस अच्छे इंटेंशन के साथ में उस काम को करना चाहते हैं और वो करते हैं। लेकिन जिस तरह की सोसाइटी में हम हैं और जिस तरह के जटिल समय में हम हैं, जहाँ पे कि हमारे पास में सर्वाइवल के, सस्टेनेंस के सवाल हर एक व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, और उस समय में इस तरह के काम को एक ज़िम्मेदारी के तौर पे लेने के लिए किसी तरह का आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और उस तरह की एक इंस्टीट्यूशनल अर्जेंसी भी दिखाई देनी चाहिए। और उस लिहाज से लगता है कि हम अम, मेरी जानकारी में या मेरी समझदारी में तो ऐसा कोई संजीदा प्रयास इंस्टीट्यूशनली होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और वो मुझे लगता है कि एक बड़ा गैप है जो हमें और सिर्फ लिटरेचर की ही बात नहीं है, तमाम डिसिप्लिन्स में कितना सारा नॉलेज क्रिएशन अन्य भाषाओं में हो रहा है। अगर हम इस तरह की इंस्टीट्यूशनल कोशिशें नहीं करेंगे, तो वो कैसे लोगों तक पहुँचेगा? तो ये तो एक बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मैं आपसे आपके अ, काम के बारे में आपने अभी ज़िक्र भी किया, और ख़ास तौर से पर्सेपोलिस का ट्रांसलेशन एक मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण किताब है, जो और ग्राफ़िक नॉवल भी है। यानी अक्सर ये होता है कि हम भाषा में उपन्यास या कविता या कहानियों का अनुवाद तो पढ़ते हैं, लेकिन एक इस तरह के फेमिनिस्ट ग्राफिक नॉवल का जिस तरह इसका ट्रांसलेशन का काम रहा है आपका, तो थोड़ा मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि ये इस काम को करने की क्या चुनौतियाँ थी? क्योंकि आप ग्राफिक में लिख रहे होते हैं, तो डेफ़िनिटली ये ट्रांसलेशन का काम वैसा ही नहीं है जैसा आप किसी रनिंग टेक्स्ट का कर रहे होते हैं, तो उसके अपने डायनामिक्स रहे होंगे। उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मेरे पास तो जब वो किताब के बारे में अदिति जो वाणी की प्रकाशन की से हैं, उन्होंने मुझसे जब बात की, तब तक उसका एक अनुवाद का एक वो हो चुका था, और वो बेसिकली तो अब वो मरजानी सत्रापी फारसी हैं, और वहां से वो फ्रेंच में गई किताब, वो फ्रेंच से मैंने जब पढ़ा वो अंग्रेजी में पढ़ा था, और मैं उससे बहुत, हम जैसे सब लोग शायद उससे बहुत अभिभूत थे उस किताब से, और बहुत प्यारी किताब है। तो फिर वो किताब आई, और फिर उसमें मैंने मुझे जब पढ़ी तो मुझे उसको लेकर थोड़ी स्कोप भी थी कि ये तो ये नहीं है, जो विष्णु जी को लेकर भी थी। तो फिर मैंने कहा कि इसमें तो बहुत सारा काम है इसको, तो फिर उसको पूरा एक तरह से तो वो फिर उसके बाद एक तरह का वो मैनेजिंग हो गया, कि फिर संपादन का काम हो गया, कि उसको जो उन्होंने अनुवाद किया था, जो फिर फ्रेंच में जैसा है, फिर वो, अब वो क्योंकि फारसी है, तो मेरी पड़ोसन मुझे लगती है मरजानी सत्राबी, जो कि मैंने उनसे कहा भी कि 200 साल पहले तो यही हमारी दिल्ली की कोर्ट लैंग्वेज थी, वो भी फारसी थी। तो बोली हाँ हाँ, मतलब ये बहुत, वो भी कह रही थी कि बहुत अजीब सी बात है कि ये दुनिया घूम के जो है हम अपने पड़ोस में पहुंचते हैं। तो तो फारसी की जो सेंसिबिलिटी है, वो थोड़ा सी आपको अगर परिचय था उससे, कुछ फ्रेंच से, और फिर क्योंकि अंग्रेजी में उसका जो मैंने जो पहला पार्ट किया था, तो वो एक था। उसके बाद अदिति और इनकी टीम के साथ भी बार बार हम लोग बात करते रहे कि इसको कैसे, मतलब ये एक मुकम्मल काम भी लगे, और उसमें वो सहज सरल भी लगे, जो क्योंकि एक ग्राफिक नॉवल के साथ अच्छी, जो भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, क्योंकि वो एक विजुअल और लगभग इरेवरेंट भी होती है, क्योंकि वो लगभग बच्चों और युवाओं के लिए लिखी जाती है, तो उसमें कोई तो एक थोड़े से मजे भी रहें उसका, एक कोई ऐसा भी ना हो जाए कि कोई उसमें शब्द के को पकड़ने के चक्कर में हम अर्थ से चूक जाएं, या अर्थ से तो वो शायद सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है बहुत सारे अनुवादों में, जो मैं आसपास भी देखता हूँ। और तो उसको शायद लेकर थोड़ा सा ये सोचें कि हम उस अर्थ को, शब्द के चक्कर में अर्थ ना छूट जाए, और ऐसी जुबान हो जिसको, मतलब पर्सिपोलिस हिंदी में या किसी भी भाषा में, देखा हर लड़की को पढ़ना चाहिए, और वो उसको अपनी जुबान में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्सिपोलिस सिर्फ एक ग्राफिक नॉवेल नहीं है, वो एक एक, एक बड़े लड़की के दिमाग में चल रहे सारे जो कुल बुलाते कीड़े, उन सवालों को लेकर है वो। और अगर वो कीड़े और सवाल, अगर उस किसी भी कुछ पढ़ने वाली लड़की या लड़के लड़के के लिए भी अगर वो नहीं कुल बिल्कुल। बुलाएंगे, तो फिर वो किताब का क्या मतलब है, हम क्या चित्र देख के क्या करेंगे उसका। तो वो
जो कनेक्टिंग लूप है, और इसलिए कोई भी अनुवाद एक बहुत ब्रिज है, उसमें कई सारे के पुल बन रहे होते हैं, वो एक कोई कोलेबोरेटिव एक काम है। जो आप पहले बात इसमें कह रही थी कि ये जो हम सोचे कि कोई किसी आश्रय में आके हम अनुवाद के कर्म करें और वो सब, मेरे ख्याल से ये उम्मीदें हमें उन लोगों से छोड़ देनी चाहिए जिनके बारे में हमें ऐसा लगता था कि ये वो काम करेंगे। और इसको लेकर जैसे कि मैं अंग्रेजी में कई लोगों को देखता हूँ जो, क्योंकि कोविड से पहले करीब 10 लाख पत्रकार नौकरी में थे, कोविड के बाद सिर्फ 2.5 लाख बचे। मतलब ये हमारा हिंदुस्तान इस समय का है, और जिनके लिए कोई एक तरह से कोई लाइफ बोट्स नहीं है उनके हाथ में, उस जहाज से उतार के फेंक दिए गए। अब उनमें से कई लोग हैं, उसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम सोचें कि अगर हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमें पाठक मिल जाते हैं। ये मोटे तौर पे जो बात है, जिसको जो 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 विश्वास पिछले लंबे समय से डगमगाता रहा है, क्योंकि उसमें या सरकार का है प्रश्रय है, विज्ञापनों का प्रश्रय है, या एक तरह का एक व्यावसायिकता का जो प्रश्रय है। पर बहुत सारा काम, बहुत सारे यात्रियों ने, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम मुफ्त में किया, और शायद अपने जीते जी उसको पढ़ भी नहीं पाए हों। पर वो एक वॉलंटरी, एक 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 उस स्पिरिट के साथ एक कोलेबरेटिव बना के, मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मैं बहुत सारी जैसे मुझे थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर मैं एक अच्छी अंग्रेजी कविता पढ़ूँ तो उसका अनुवाद यूं ही कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसमें कॉपीराइट लाइसेंसिंग के इशू, तो वो एक सामने आता है। दूसरा ये कि अगर डिजिटली हम चाहे तो इसको हम चीजों को एक रिजॉल्व, एक कलेक्टिव बना के हम इसको कर सकते हैं, जो कि हमें मुझे लगता है करना ही चाहिए। तो जैसे कि एक बहुत मैं एक एक अच्छी संस्था से मेरा परिचय लंदन में हुआ, जब मैं वहाँ अपनी ट्रेनिंग एक फेलोशिप में गया था। उसका नाम है इंडेक्स ऑफ सेंसरशिप। 8-9 लोगों का एक छोटा सा, मतलब बड़े खिलंदड़ किस्म के लोग वहां पे बैठे हुए थे। और उनका ही काम था कि दुनिया में कहीं भी कोई चीज अगर बैन हो रही है, साहित्य लिखा हुआ, तो वो उसको तुरंत छाप देते थे। और मैं जब उनके पास गया उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि अ, हमने हमने मंडेला को छापा जब कोई नहीं छाप रहा था। अच्छा। और ये देखिए, अब ये एक सोचने की बात है कि वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस समय, क्योंकि वो देख रहे थे कि समय के हिसाब से क्या जरूरी है जो बचा रह गया लोगों तक पहुंचाने से या जानने से। और वो खिड़कियां खोलने की पूरी, मतलब एक तरह से जिहादी मतलब कोशिश थी, एकदम आंदोलन करने की तरह तरह ही काम था कि कहीं भी कुछ भी सेंसर होगा तो उसको वो छाप देंगे। अब पर उसके लिए आपको एक यूके या ब्रिटेन जैसी देश चाहिए, जहाँ पे कोई सेंसरशिप उस तरह की नहीं हो सकती है। वहाँ पे सलमान रश्दी के बारे में भी उनको उनका सपोर्ट किया उन्होंने, जब वो एक तरह की दिक्कत में थे। तो मेरे ख्याल से ये वो एक स्पिरिट और वो एक समाज का भी एक मार्कर या इंडिकेटर होता है कि हम हैं क्या दरअसल जो। बिल्कुल। और हम उन लोगों के साथ क्या करते हैं और उन खिड़कियों को कैसे देखते हैं, वो तो एक पूरा ही एक इकोसिस्टम जिसमें काम करते हैं। पर डिजिटल में मेरे ख्याल से वो आके अब ये बात आसान है कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कई लोग हैं जो उसको अच्छे से कर रहे हैं, जितना मेरे ख्याल से पत्रिकाओं का जो सर्कुलेशन होगा उससे कहीं ज्यादा एक डिजिटल में कहीं पढ़ी, वीडियो फाई की गई, लिखी गई चीजें ज्यादा आसानी से पहुंच सकती है। मसलन मैं जब अखबार में जब काम शुरू कर रहा था, ये 89 की बात है, तो मुझे मेरे हमारे घर के भी बुजुर्ग भी थे और देशबंधु में काम भी करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम धूमिल को पढ़ा है? तुम बोले हाँ। तो खैर, तो मैंने उनके बारे में सुना, धूमिल के बारे में, धूमिल की थोड़ा बहुत गाहे बगाए कुछ पढ़ा वढ़ा यहाँ वहाँ। जो देशबंधु की लाइब्रेरी बहुत अभी भी बहुत अच्छी है रायपुर में। पर फिर वो किताब मेरा खरीदने का मन हुआ तो मुझे 7 साल लगे किताब खरीदने। तो एक कवि को जानने में और उस कवि की किताब अपने हाथ में पकड़ने में 7 साल लगे। अब वो नहीं है, मतलब मैं मेरे ख्याल से नेरुदा को पढ़ने में हमें कितने साल लगे। तो
अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मतलब हमारे बच्चे शायद अगर अगर वो थोड़े जो भी कोई रोमांटिक हो, वो निरुदा उसके पास अपने आप पहुंच ही जाता हो किसी ना किसी तरह से। और कितनी सारी भाषाएं, महाद्वीप, समय को पार करता हुआ निरुदा हम सबके इनबॉक्स में या चैट पे पहुंचता है अब कितनी आसानी। तो मुझे लगता है कि वो उसमें एक आसानी भी है उसमें, पर वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ ही हो सकता है, और जिसके लिए बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए हम सबको, जो है मतलब हम सब एक अगर यही कर लें कि साल में 25 लोग मिलके जो है 25 अनुवाद के काम करके डिजिटल में डाल दें, और ये उनका एक क्या बोलते हैं मुफ्त योगदान जैसा कुछ है, तो ये हो सकता है। तो वो क्या नहीं पहुंचेगा लोगों तक? हुँ। तो बिल्कुल मतलब आप अगर रोमांटिक होके इस काम को करना चाहें, एक जुनूनी व्यक्ति की तरह करना चाहें तो ज़रूर और नहीं, करते बहुत रोमांटिक सारे नहीं, लोग करते हैं ये ये एक मतलब जिम्मेदारी की हाँ, तरह का काम भी है कि भाई ये हाँ, मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब मैं जैसे कि एक हम इसको इस तरह से अर्जेंसी से नहीं देखते, जैसे कि हमें जब ये मजदूर दिल्ली से लौट रहे थे बिल्कुल, या बीच में जब दंगे हुए दिल्ली में, तो किचन खुले, मतलब प्रेस क्लब हमारा जो है वहाँ, और बीयू के आसपास एक मजदूर किचन खुला और कई लोगों ने जाके वहाँ पे काम किया। बिल्कुल, वो कोई उनको कुछ मिल नहीं रहा था, वो सब हम जैसे और हमसे भी, मतलब हम तो कह चलो फिर भी, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद के साधन शायद नहीं रहे होंगे, बिल्कुल, पर वो मनुष्यताएं ऐसे वक्त पे जागती हैं, चाहे वो बिल्कुल, आप पार्टीशन के समय में देखेंगे या उसके पहले पूरा का पूरा गांधीयन। तो हमारी एक अंतर्निहित एक स्पिरिट तो वो भी है, पर बिल्कुल, वो इस समय कहीं एक कहीं मध्यम लगती है, कहीं क्षीण लगती है, पर वो ऐसी, पर वो है, वो एक अंतरधारा है हमारे भीतर। वो तभी आएगी जब एक उसमें हम इन सारे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा उनको जवाबदेह ना मानते, वरना मुझे लगता है कि उनपे भी कितना आप बोझ डालेंगे कि प्रकाशक को ही नहीं करना चाहिए, सरकार को डेफ़िनेटली ही करना चाहिए। इस बात से डिसएग्रीमेंट नहीं है कि आप किसी भी काम को बेहतर ढंग से करने के लिए आपके अपने भीतर उस काम को करने की ज़रूरत उसी शिद्दत के साथ आपको महसूस होनी चाहिए। तो आप उसको करते हैं और आप उसको बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुँचा पाते हैं। और ऐसा लोग मुझे यकीन है कि ऐसा अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप खुद भी जिस तरह के एग्ज़ाम्पल्स आप शेयर एक कर एक रहे हैं, एक जिस एक, तरह का एक काम आप क्विकली कर बात बता रहा हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अंग्रेजी में खासतौर पर देखता हूँ, हालांकि कुछ लोग उसमें हिंदी से अंग्रेजी में भी आए हुए लोग हैं। हुँ, हुँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं किसी डिजिटल पे, और बीच बीच में उनको वो बोलते हैं कि बाय मी अ कॉफी, मतलब मेरे लिए कॉफी, मुझे कॉफी पिलाओगे? हुँ, तो अब आज की तारीख में अगर आप सीसी डे में या बरिस्टा में कॉफी ले जाते हैं तो 250 रुपए की कॉफी पड़ती होगी मोटे बड़े तौर हुँ, पे। अब हुँ। 2 कॉफी पिला देते हैं तो उसको 500 रुपये मिल जाते हैं उस कंटेंट के। तो अब ये एक नया जो, जहाँ पे मैं पूरा सिस्टम सरकार को और प्रकाशकों को और ये सारे जो बीच के जो सो कॉल्ड गेट बिचौलिए। कीपर्स हैं, या बिचौलिया नहीं कहूंगा मैं, बिचौलिए नहीं है ये लोग, मतलब गेट कीपर्स हैं, और ये एक तरह का इनका एक अपना पुराना फिक्स्ड फर्नीचर वाला एक स्ट्रक्चर है। उसको वो पूरा बाईपास करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं कि जैसे मैं गुजरात में एक बच्चों को स्कूलों पे जाके कहानी सुनाने वाले एक साहब से मिला। वो एक दिन पहले अनाउंस करवा थे कि हर बच्चा 1 रुपया लेकर आएगा। 40 रुपए, जब 40 बच्चे हैं क्लास में तो 40 रुपए से मैं काम तो नहीं चलता था, पर बच्चे स्कूल जाते, घर जाते थे, बोलते थे कि हमारे कल एक साहित्यकार हमारे स्कूल में आने वाले हैं, वो एक कहानियां सुनाएंगे हमको आके एक पीरियड में, और वो उन्होंने कहा है कि सब 1 1 रुपया लेके आए, तो पेरेंट्स को पता, माँ बाप को पता चलता कि ऐसा होने वाला है, तो फिर वो बच्चे आएंगे, तो वो अगर वो ऐसे ही जाके कहानी सुना देते तो शायद वो जो चीज लगता है कि तो ये तो ऐसे ही है, पर अगर वो उसमें एक तरह का एक छोटा मोटा भी टोकन के साथ भी एक प्रीमियम कहीं आता है, तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है, मैं कह रहा हूँ। तो बिल्कुल, एक ये भी हो सकता है कि हम एक मतलब तुम ये एक एग्जिस्टिंग मॉडल है जो कि मेरे एक शिक्षित बेरोजगार नाम से आर्थिक विषय में बेहतर लिखने वाले विवेक कौल हैं, कुछ मंजुल ने शुरू किया, जो कार्टूनिस्ट हिंदी से आए थे, अब वो अंग्रेजी में कार्टून बनाते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हुँ, सलमान रुश्दी इस समय एक नॉवल लिख रहा है जो
एक तरह से जैसे वो ऐसा है जैसे कि आप किसी पेंटर को एक शीशे के उस तरफ से आप देख रहे हैं कि लिखते हुए, तो वो आप उसका पेज बाय पेज, तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उसको कि वो, तो अगर सलमान रुश्दी को लिखते हुए देखने वाले लोग अगर 1 लाख लोग हैं और वो आपको $2-2 दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको आराम से कर सकें, बशर्ते वो वैसे विचार, वैसे सवाल और वो संवेदनशीलता, वो कल्पना, वो अ, बदमाशियां आप में भी बिल्कुल, हों, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये अम, एक अल्टरनेटिव रास्ता है जिसकी तरफ आप सुझा रहे हैं कि आपको हमेशा इंस्टीट्यूशंस की तरफ या हमेशा किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रास्ते, यदि आप उस शिद्दत के साथ किसी काम को करने की ज़रूरत को महसूस करते हैं, तो आप उस तरह के रास्ते अपने लिए खुद बना सकते हैं जो अ, लार्जली वो और लोगों के लिए भी एक विकल्प खोलते हैं, एक रास्ता खोलते हैं, चीज़ों को और एक्सेसिबल बनाते हैं। और डेफ़िनिटली ये एक अप्रोच है जिसके साथ में अ, मुझे लगता है कि हमेशा ही गांधी भी जब चले थे या कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक अलग लीक बनाता है, तो वो कहीं ऐसी ही किसी ज़रूरत से शुरू करता है और फिर आप जब वो काम जब बड़ा हो जाता है और जब वो काम दिखाई देने लगता है, तो फिर बहुत सारे लोग उसको फ़ॉलो करना या उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। निधीश जी, हम लोग लगभग 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं और एक आध सवाल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में वैशाली भट्टाचार्य जी हैं, वो ये पूछना चाह रही हैं कि साहित्यिक अनुवाद के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें? आप कुछ सुझाना चाहेंगे इन्हें? अब उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो व्यवस्था के सवाल हैं कि मैं कोई अगर साहित्यिक अनुवाद करना चाहता है, चाहती हूँ, तो फिर मैं उसमें किसका करूँगी? तो एक तो ये कि मैं उसको खुद कितना आत्मसात या उसका उस पर भरोसा कर पाए जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसको लगता है कि ज़रूरी चीज़ है कि अनुवाद इसका होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप खुद कितने दक्ष या हुनरमंद हैं इसके लिए कि आप उसको लगता है कि आप उसका अनुवाद कर पाएँगे या देख पाएँगे। बस तरीका सिर्फ एक ही है, चाहे सवाल जितने भी हों, कि वो आप करके देखिए। हुँ, अगर वो आप करके देखेंगे तो कम से कम एक चीज़ ये होती है कि एक चीज़ हम पढ़ते हैं और एक फिर उसको बैठ के जब लिख रहे होते हैं, तो वो एक तरह की, एक तो बहुत ही एकाकी प्रक्रिया है। दूसरा ये कि आप अपने हाथ से करना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपका दिमाग उसमें जो है ऑक्यूपाइड नहीं रहता। जब आप लिखने बैठते हैं तो एक अलग तरह से उसमें फ़िल्टर्स और आपकी अपनी तीसरा जो मैंने कहा था कि वो आप क्या किराए की कोख बनने के लिए तैयार हैं उस सामग्री या उस साहित्य, उस कविता, उस उपन्यास के लिए जो या उस एक निबंधों की किताब के लिए जो कि आपको लगता है कि ये आपकी भाषा में नहीं आई, तो वो कितना दरिद्र और कमज़ोर और अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी काम अंततः आप आगे हो सकता है कि आप उसको अपने एक प्रोफ़ेशनल एंडेवर की तरह करते हैं या आप किसी भी रूप में करें, लेकिन कहीं शुरुआत तो उस अपनी आंतरिक ज़रूरत से और अपने हाथ से शुरुआत में किए गए कोशिशों से आप खुद को बेहतर जान पाते हैं कि आप कौन-से काम को करने के लिए दरअसल आप तैयार हैं और फिर जब आप करने के लिए तैयार होते हैं तो यदि आप उसको एक पेशे के तौर पे अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी शायद आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। मोहसिन खान तन्हा जी शायद थोड़ा देर से जुड़े हैं और वो निधीश जी के बारे में और जानना चाहते हैं। तो निधीश जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, लगभग 30 साल से आप पत्रकारिता में रहे हैं, बहुत सारी भाषाओं में आपने काम किया। आप इस कार्यक्रम को शुरू से सुनेंगे, तो भी आप जानेंगे और आप मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परिचय की यहाँ पे बताने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप जब इस बातचीत को सुनेंगे तो भी आप और चीज़ों को इसके बारे में आपके बारे में जानेंगे। एक जानकारी जो मैं इस मंच से आज आप सभी के साथ में साझा करना चाहती हूँ कि ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया, ये जो हमारा मंच है, अभी हाल ही में एक वेबसाइट भी ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम के नाम से लॉन्च की गई है, www.translators of india.com।
और इस वेबसाइट पे आपको अनुवादकों के लिए, और ये सिर्फ़ हिंदी और अंग्रेज़ी की ही बात नहीं है, विभिन्न भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेटर्स के लिए फ़ोरम्स यहाँ पे हैं, जिन पे आपको अलग-अलग तरह के रिसोर्सेज़, अलग-अलग तरह की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इस पे अभी और भी जानकारियाँ इस पे अपडेट की जा रही हैं, इसको और एनरिच किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक यूज़फुल रिसोर्स उन लोगों के लिए बन सकेगा जो ट्रांसलेशन की दुनिया में काम करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, और इसके अलग-अलग जो भी इसके पहलू हैं उनके साथ में आप जुड़ पाएँगे। हमारे कुछ ब्लॉग्स इस पे रहते हैं, और ये जो अनुवाद संवाद की जो प्रक्रिया हम पिछले लगभग साल भर से अलग-अलग लोगों के साथ में अनुवाद से जुड़े मसलों पे बातचीत कर रहे हैं। ये सारे बातचीत आपको वहाँ पे सिलसिलेवार रूप से उपलब्ध हो सकेगी। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को भी विज़िट कीजिए, और आप सभी लोग जो इतनी देर इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े रहे। नीतीश जी, आप इतनी देर तक आपने हमारे लिए समय निकाला, और मुझे तो बहुत इतनी मज़ा आया बात सारी करके। इतनी सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हमने की यहाँ पे। आप जाते-जाते जो हमारे इन मंचों से जुड़े हुए साथी हैं, युवा लोग हैं, नए लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, इनको यदि आप कुछ और कहना चाहें अपनी तरफ से अनुवाद के कर्म को लेके, इसे कैसे समझना है उसे लेके, तो आप कहिए ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि तो भी तो हर किसी को आप वैसे भी कर रहे हैं, अगर आप उसको अनुवाद ना भी कहें तो आप कई स्तर पर एक दुभाषी का काम करते हैं, अपने और अपने खुद के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, और तो वो आप कर ही रहे हैं। इसको सिर्फ ये है कि एक अ, और उसमें करना शुरू कर दीजिए अगर आपका मन है कि अनुवाद कैसे होता है, क्या करते हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की समझ की खिड़कियां भी उस तरह से खोलता है, जो कि आप एक बात को कैसे देखते हैं। अ, जैसे सूरज को जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में, और सूरज को पश्चिम जैसे देखता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कि बर्फीली जगहों पे सूरज का क्या मतलब है, और यहाँ पर जो बहुत तेज गर्मी पड़ती है जैसलमेर में सूरज का क्या मतलब है। तो वो आप अपने तो उन सारे संदर्भ प्रसंगों के साथ में जब आप किसी किसी भाषा को देखते हैं, तो वो आपको आपको भी एक तरह का एक वो दुनिया आपके पास भी आती है, और आप उस दुनिया को वहां तक लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये एक जो दुतरफा एक पुल है, जो अनुवाद के जरिए हम उसको करने की कोशिश करते हैं। हर अनुवाद कोई भी अनुवाद पूरा नहीं होता है। ये भी एक है कि जैसे फ्रांसीसी कवियों को हमेशा लगता है कि हमारी भाषाओं का अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सकता, हमारी कविताओं, क्योंकि वो हम हमारा वो बात आप कह ही नहीं सकते, वो भाषा ही इस लायक नहीं है। उनका मतलब उनका एक उनके मन में हमेशा बहस और दुराग्रह रहता है इस तरह, जो भी सच थोड़ा सा शायद होगा, बट पूरा सच नहीं है, क्योंकि फिर भी आप कुछ कविताएं हैं जो अंग्रेजी में आप पढ़ लेते हैं, और शायद वही उपलब्ध तरीका, या तो अगर आप उस भाषा को सीखना नहीं चाहते तो पर हमारे जीवन की जो सुंदरतम साहित्य या कविताएं इस समय की जो है, और वो सब कहाँ कहाँ से आई हैं, ये देखना ही अपने आप में कितना एक सुंदर सी चीज है कि चाहे वो मार्केज हो, या पोलिश शिंबोस्का हो, ओलुग हो, अफ्रीका से लोग आए हुए हैं, फिर जापान के लोग हैं। तो जितना आप उसको जानना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि कितनी एक लगभग अभी तक न जानी हुई दुनिया है, जिसमें आप अंदर से आते हैं, और वो न जानी हुई दुनिया भी आपके भीतर भी आ रही होती है, और वो आपको आपकी मनुष्यता को शायद ज्यादा बड़ा कर रही होती है। या अरब वर्ल्ड की जो फिलिस्तीन की जो कविता इस समय है, इसराइल की भी जो कविताएं हैं जो इस समय है, तो वो सब हमको एक हमारी मनुष्यता को, हमारे नजरिए को बड़ा करती है। जबकि हालांकि इस समय जो हमारा देश, हमारा समाज सब कुछ संकीर्ण करने में पर तुला हुआ है इस समय, तो अगर बिल्कुल। उसको बचाना भी है, उससे उससे हम सबको बचाना भी है, तो उसके जरूरी कि हम उस खिड़कियों को खोलें, और वहां से कुछ हवा आने दें, और यहाँ से कुछ हवा वहां जाने दें। जी। शुक्रिया। जी। तो बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और सभी लोगों को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और यहाँ हमारे साथ रहे। नमस्कार।